Can you all hear me? अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ऑल राइट। तो हम एटीपी कर रहे थे, सबको याद है। बस उसे कंटिन्यू करते हैं। I'm just gonna share my screen। राइट, यहाँ से हमने कंटिन्यू करना है एटीपी के अंदर। ठीक है, स्क्रीन आप सब लोगों को दिख रही है। और हम जो जो बातें डिस्कस कर चुके थे उनको एक दफ़ा ब्रीफली गो थ्रू कर लेते हैं, फिर आगे ही चलते हैं। ठीक है बेटा। तो आपके सामने हमने क्या क्या डिस्कस किया था एटीपी के अंदर। एक मिनट रुको। हमने डिस्कस किया था पेपर फॉर्मेट। इसके अंदर ऑब्वियसली ये 40 मार्क्स है, 30 मार्क्स नहीं है। क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है 5 हो, कुड बी एनीवेयर फ्रॉम 4 to 6 क्वेश्चंस बेसिकली। ठीक है। साइंटिफिक मेथड डिस्कस किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और कंट्रोल्ड वेरिएबल्स। और सबसे ज़्यादा आपको ये इसका आपसे पूछते हैं कि वेरिएबल कौन से कंट्रोल करने हैं, इसका आपको खास तौर पे पता होना चाहिए। डिस्कस सम एग्जांपल्स। फिर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स देखे और उनके ग्राफ की हमने शेप्स देखी। ठीक है। और फिर स्पेसिफिकली डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का एक छोटा सा क्वेश्चन भी किया था, प्रैक्टिस टाइप भी की थी। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का था, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का था। उसके बाद मैंने कहा था कि ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनको अगर आप थ्योरी से लर्न कर लें, कुछ आपके नोट्स में भी हैं, बट फॉर सम यू कैन जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट बुक। एक दफ़ा मैं अपने पास देखता हूँ मेरे पास ये टेक्स्ट बुक पढ़ी है या नहीं। जस्ट गिव मी 1 मिनट, आई विल ट्राई एंड फिगर इट आउट। आई विल सी इफ आई हैव दैट टेक्स्ट बुक। आई एम जस्ट ट्राइंग टू। एक मिनट रुकना। हम्म मैंने इसकी शायद पीडीएफ एक बनाई थी, बट मेरे पास इमेजेस की फॉर्म में ना, जो फिजिक्स मैटर्स का पुराना वाला वर्जन है उसकी मेरे पास तो मैं आप लोग को बताता हूँ। फिजिक्स मैटर्स का जो पुराना वाला वर्जन है उसके अंदर जितने भी पीडीएफ्स एक्सपेरिमेंट थे ना, उनकी मैंने पिक्चर्स दी थी। उसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट तो नहीं किया था, बट मेरे पास अलग अलग पिक्चर्स की फॉर्म में है। तो मैं एक तो उसको जो है वो आपके साथ पीडीएफ बना के शेयर कर दूंगा, मुझे याद कराना। आई डू इट इन दिस वीक और द नेक्स्ट वीक। ठीक है। तो वो जो थ्योरी से एक्सपेरिमेंट्स आपको लर्न करने हैं, आप मोस्टली वहाँ से लर्न कर सकते हो। एक बात तो ये। फिर मुझे याद पड़ा है कि फिजिक्स मैटर्स का नया वो भी आ गया था, क्योंकि दैट इज़ लाइक द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बुक। फिजिक्स मैटर्स का पीडीएफ वर्जन भी है मेरे पास ना, बट आई हैवंट अपलोडेड इट टू गूगल क्लासरूम अनफॉर्चुनेटली। वो मैं ढूंढ के ना दोबारा कर दूंगा शेयर। बिकॉज आई नो कि जो एक दूसरी बुक है हॉर्डर एजुकेशन वाली, वो मैंने उसका टेक्स्ट बुक मैंने आपके क्लासरूम पे शेयर की हुई है, राइट? मुझे ज़रा बताना, की हुई है ना शेयर? तो फिज़िक्स मैटर्स की टेक्स्ट बुक भी है ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो मेरे पास कहीं ना कहीं होनी चाहिए।
एक्चुअली वो कहाँ चली गई ये बुक? मेरे पास लैपटॉप पे नहीं है, बट आई लुक फॉर इट। ठीक है, ज़रा मुझे इसका कंफर्म करना है कि अब फिज़िक्स जो दूसरी वाली बुक है वो अपलोडेड है वहाँ पे या नहीं। नहीं है? चलो मैं दोनों टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो अपलोड कर दूंगा। ऑल राइट। फिजिक्स में विद मैटर्स की मैंने जो पुरानी बुक का वर्जन है ना उसका पीडीएफ बनाया हुआ है, मैं आप लोग से अभी शेयर कर देता हूँ। एक और भी मेरे पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स की लिस्ट है, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ। अभी मैं व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, बाद में फिर गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी व्हाट्सएप चेक करो, आप लोगों को दो फाइलें मिलेंगी। एक मिनट, व्हाट्सएप खोल लूँ मैं ज़रा। आपको मैं दो पीडीएफ फाइल्स भेज रहा हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, को अपने पास सेव कर लो। ठीक है भाई, मिल गई? ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैंने भेजी हैं। और इसके बाद फिजिक्स विद मैटर्स का मुझे याद कराना है, मैं अपने फ़ोन में ना उसका मेरे पास पता नहीं कहीं उसका पीडीएफ वर्जन था, फ़ोन में कहीं सेव था, मैंने शायद अपने लैपटॉप पे सेव नहीं किया। सो आई विल ट्राई टू फाइंड इट अगेन एंड आई विल शेयर द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दैट बुक विद यू एज वेल, सो दैट यू कैन गो थ्रू द एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम दैट एज वेल। मतलब सेम ही होगी मोस्टली बुक, नए पुराने एडिशन और नए एडिशन में जो सिलेबस चेंजेस हुए हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, बाकी तो सेम ही होगी पूरी बुक। ठीक है ना? क्लियर है? तो वो मैं बुक जो है वो फिर देख लूँगा अपने पास कहाँ पे है। अभी क्लास के दौरान तो ढूंढने में जो है वो फिर टाइम लग जाएगा, काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। आई डोंट थिंक आई कैन फाइंड इट राइट नाउ। हाँ, तो फिर मैं बाद में ही ढूंढूंगा, अभी आई डोंट थिंक आई वुड बी एबल टू फाइंड इट। या अभी मुझे सामने नज़र नहीं आ रही। हम्म। एक दफ़ा मैं चेक कर रहा हूँ, शायद मुझे तुक्के में मिल जाए, बट आई डोंट थिंक आई हैव इट। तो बाद में ही ढूंढ के आप लोगों को मैं इंशाल्लाह भेज दूंगा। आई फाइंड इट, कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। ठीक है बेटा, चलो अब कंटिन्यू करते हैं। और हम बात ये कर रहे थे कि यहाँ से हम बात को कंटिन्यू करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट है सब कुछ, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें आपको दो वैल्यूज़ को ना कंपेयर करने को वो कहेंगे, और वो वैल्यूज़ थ्योरेटिकली या सपोजिटली होनी चाहिए कांस्टेंट। सो लेट से आप दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हो, K1 एंड लेट सपोज K2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। अब अकॉर्डिंग टू थ्योरी, लेट सपोज K1 एंड K2 शुड बी सेम। सपोज करो two values K1 and K2 were found in an experiment। सही है? इस तरह आप एक आपका कोई क्वेश्चन होगा उसमें वो आपसे K1 और K2 की वैल्यू निकलवा लेंगे। ठीक है, कोई कैलकुलेशन करवा के। K1 एंड K2 मस्ट बी कांस्टेंट, यानी कि वो दोनों एक्चुअली होने चाहिए इक्वल अकॉर्डिंग टू थ्योरी। सो थ्योरेटिकली होना तो यही चाहिए, बट हमारी जो प्रैक्टिकली जो वैल्यू आई होगी, बट प्रैक्टिकली हमारी वैल्यूज जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल में ऐसा तो होता ही है। आर वैल्यूज विल बी नॉट एग्जैक्टली द सेम। तो अब आपकी K1 और K2 की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है, और आपने ये चेक करना है कि विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी क्या उनको हम कांस्टेंट या इक्वल कंसिडर कर भी सकते हैं या नहीं। सही है? तो K1 और K2 की वैल्यू, अब सपोज करो मैं एक ऐसी एग्जांपल दे देता हूँ। K1 की वैल्यू आ रही है 11.2 और K2 की वैल्यू आ रही है जी 12.9। अब सपोज कर लो ये आपकी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, अब चेक ये करना है कि क्या K2
और के वन को हम एक्चुअली एक सिंपल सिंगल कांस्टेंट के कंसिडर कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यार ये दोनों सेम ही हैं या नहीं, तो हमें कंसिडर करनी है द लिमिट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी और एरर। व्हाट डज दैट मीन इज व्हाट दैट मीन्स इज कि यार देखो, हमने अगर अपना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो हर एक्सपेरिमेंट की कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं। एक्सपेरिमेंट जो है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता। कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो बहुत केयरफुली परफॉर्म किए जाते हैं, उसमें आप बहुत टाइम और बहुत अच्छा इक्विपमेंट यूज़ करते हो और टाइम भी इन्वेस्ट करते हो और बहुत केयरफुली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो। कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो आप बहुत ही रफ तरीके से करते हो। तो जो रफ एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर यू हैव टू अलाउ फॉर अ लार्ज एरर। ठीक है, उसमें आप एक्यूरेसी कम एक्सपेक्ट करते हो। जो आप एक्सपेरिमेंट ज़्यादा मेहनत करके करते हो उसमें आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार एरर कम से कम आएगा। तो अगर के वन और के टू एक्चुअली होने चाहिए इक्वल, तो फिर उनकी वैल्यू एज क्लोज एज पॉसिबल टू ईच अदर आनी तो चाहिए। लेकिन अब हमारी लेट सपोज ये वैल्यूज आई हैं, तो हमें चेक ये करना है विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी कि क्या वो दोनों इक्वल हैं या नहीं। तो हम उनका परसेंटेज डिफरेंस निकालेंगे। परसेंटेज डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। परसेंटेज डिफरेंस इस तरह निकालेंगे, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू अपॉन फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, इसको करने के दो तरीके और भी हैं। ये वाली जो चीज़ है ना, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो सेकंड वैल्यू से भी, इसको आप सेकंड और फर्स्ट वैल्यू की एवरेज वैल्यू से भी रिप्लेस कर सकते हो। तो ये आपके पास एक्चुअली तीन ऑप्शंस हैं। लाइक यहाँ पे आपने डाल दिया के वन की वैल्यू डाल दी, यहाँ पे के टू की वैल्यू डाल दी और नीचे के वन की वैल्यू डाल दी। लेकिन आप नीचे के टू की वैल्यू भी डाल सकते हो और नीचे एक्चुअली आप दोनों की एवरेज भी डाल सकते हो। तो जो बेहतर लगे करो, आपकी मर्जी है, इट्स टोटली अप टू यू। तो टेक दिस फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100 तो यू विल फाइंड द परसेंटेज डिफरेंस ऑफ टू वैल्यूज। ठीक है। और उसके अंदर फिर आप देखेंगे, उसके अंदर फिर आप ये देखेंगे कि परसेंटेज डिफरेंस क्या आ रहा है। तो हम अपना परसेंटेज डिफरेंस यहाँ पे निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है हमारा। कोई निकाल के बताए। सो लेट सपोज मैं 12.9 माइनस 11.2 माइनस अपॉन 12.9 ही कर देता हूँ और मल्टीप्लाई बाय 100 करता हूँ। कितना आता है परसेंटेज डिफरेंस, निकालो तो। बताओ। हमारा आ रहा है जी परसेंटेज डिफरेंस 13% आ रहा है मोर और लेस। ठीक है। अब आपने डिसाइड ये करना है, ये बेसिकली आपके ऊपर होता है कि अब आप के वन और के टू को 13% के डिफरेंस की बेसिस पे आप क्या कहेंगे कि यार अच्छा इनको इक्वली कंसिडर कर लेते हैं या ना करें। तो जनरली जो एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म कर रहे होते हैं अपनी स्कूल की फिजिक्स की लैब में, उनकी लिमिटेशंस को अगर आप देखें, तो यू कैन अलाउ अ 10% परसेंटेज डिफरेंस। अब ये एक रूल ऑफ थंब मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया गाइड में, बट दिस इज ऑल्सो नॉट इवन फिक्स्ड। यू कैन से 15% एज वेल। यू कैन से एग्जामिनर को कि मैं ये कहता हूँ कि 15% का परसेंटेज डिफरेंस जो है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन दोनों का डिफरेंस। अगर यार आप परसेंटेज को बस एक इतना ही राउंड ऑफ भी कर लो काफ़ी है, 13.2 लिख लो, इट वुडंट मैटर दैट मच। ठीक है। अब आपने जब ये कर लिया, अब आप कह रहे हैं कि यार परसेंटेज डिफरेंस जो है यहाँ पे कहते हैं, सपोज करो मैं लिख दिया 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 10% से ज़्यादा है तो हम कहेंगे द वैल्यूज आर टू फार अपार्ट एंड वी शुड नॉट बेसिकली कंसिडर दम इक्वल। एंड देन बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ आर एक्सपेरिमेंट वी वुड से कि यार इनका परसेंटेज डिफरेंस 13% आ रहा है, हम कह रहे हैं कि 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं वो थ्योरी के साथ अग्री नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम बोलेंगे यार देखो भाई 13% इज ग्रेटर देन 10%। सो हम बोलेंगे, सो वी कैन से द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट डू नॉट अग्री विद थ्योरी। थ्योरी जो है वो हमेशा मैथमेटिकल इन नेचर होती है और बिल्कुल उसमें परफेक्ट चीज़ें अज्यूम की जाती हैं। एक्सपेरिमेंट में जाके एक्चुअली पता लगता है कि यार रियल लाइफ में चीज़ें जो हैं, जो रियल कंस्ट्रेंट्स हैं उनके साथ क्या है। तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन जो है वो अक्सर पेपर में कहीं ना कहीं आया हुआ होता है, स्पेशली ग्राफ वाले क्वेश्चन के अंदर आखिरी आखिरी पार्ट के अंदर। तो ये आपने इस फॉर्मूला से कर लेना है।
और उसको बेशक 10% से कंपेयर करो, 15 से करो, 20 से करो, तुम्हारे ऊपर है बेसिकली, कोई उसमें वो नहीं है। बट जो आप लिमिट जो भी बता रहे हो उसके मुताबिक फिर फाइनल लाइन इस तरह की आपने लिखना है, डू नॉट एग्री और डज एग्री। सो यू हैव टू मेक योर आंसर अकॉर्डिंग टू दैट। विल गो टुवर्ड्स पास पेपर एज वेल एंड विल सी सच क्वेश्चंस। कैलकुलेटिंग वैल्यू फ्रॉम रॉ डाटा, ये कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, इसके अंदर सिर्फ ये बताया हुआ है कि देखो बेटा, जब आप मल्टी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं ना, और फिर जब नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो फाइनल आंसर लिखना होता है उसको लिखने का क्या तरीका है। तो व्हेन यू आर डिवाइडिंग और मल्टीप्लाइंग नंबर्स, इट इज ऑफन एक्सेप्टेबल टू राउंड ऑफ द फाइनल आंसर टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट एज द लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर। व्हाट डज दैट मीन? तो ये चार एग्जाम्पल्स की जरूरत इस बात की समझ में आ जाएगी। वेन एवर यू आर मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, तो पहली दो में मल्टीप्लाई करें, बाकी दो में हम डिवाइड करें। अब इन दो नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई किया, ये नंबर टू द नियरेस्ट 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये वाला नंबर 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा हुआ है। तो आपका आंसर जो है ना, जो भी आएगा कैलकुलेटर में, यू शुड कैलकुलेटर में ये आंसर आ रहा है, राउंड ऑफ इसको करना चाहिए टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि इसमें से जो जिसके कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आपके आंसर के भी फिर उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। take a look at another example B. So this is 2 significant figures and this is 3 significant figures. The answer should be to 2 significant figures. राउंड ऑफ करके इसको मैंने यूं लिखा है। इसी तरह ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर में है, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो आंसर शुड बी टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कैलकुलेटर में तो ये वैल्यू आ रही थी, राउंड ऑफ करके इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखा है। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में है, ये 1 सिग्निफिकेंट फिगर में है, फाइनल आंसर मेरा 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा है, मतलब असेंशली 2 टाइम्स 10 to the power 2 लिखा है, बट आई कैन ऑल्सो राइट 200, दैट ऑल्सो इज असेंशली 200 भी लिख दूंगा तो वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही कंसिडर होगा। तो ये बात समझ में आई। सो व्हेन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, द फाइनल आंसर सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी इक्वल टू द लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू जो हमारे पास आई थी। मल्टीप्लाइंग और डिवाइडर देख लिया। अब एडिंग और सब्ट्रैक्शन के अंदर आपने करना होता है कि आपने जो लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं ना, उनको रिटेन करना होता है। व्हाट डज दैट मीन? सो इफ़ यू आर एडिंग, अब इसमें 5-6 एग्जांपल्स हैं, दो नंबर्स को ऐड कर रहे हो दो नंबर्स को ऐड करो, ये 1 डेसिमल प्लेस में है और ये 2 डेसिमल प्लेस में है, तो फाइनल आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक दोगे। यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस तक है ये नंबर, अब मैं डेसिमल प्लेसेस को देख रहा हूँ, ये 1 डेसिमल प्लेस तक है, फाइनल आंसर 1 डेसिमल प्लेस तक लिखोगे। ठीक है, कैलकुलेटर वैल्यू तो आपकी फिर जितने डेसिमल प्लेस जिसके ज़्यादा होंगे वही वाला देगा, लेकिन आपने कम वाले तक राउंड ऑफ करना है। ये 3 डेसिमल प्लेस है, ये टू द नियरेस्ट होल नंबर है, ये 1 डेसिमल प्लेस है, फाइनल आंसर होल नंबर में आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना सबको? चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ, 1 मिनट दूँ। सॉरी, तो मैं बोल ये रहा था कि यार ये वाली बातें ना आगे जाके इवन ए लेवल में भी याद रखना, तुम लोगों को ये याद आएंगी सारी बातें जो मैं अभी बता रहा हूँ, ए लेवल में भी जाके यही चीज़ें तुम लोगों की दोबारा से टेस्ट हो रही होंगी। ये 1 डेसिमल प्लेस में, ये 3 डेसिमल प्लेस में, फाइनल आंसर 1 डेसिमल प्लेस में है, ये होल नंबर में, ये 1 डेसिमल प्लेस में, होल नंबर में आंसर दोगे। सो दैट इज हाउ यू शुड डू ऐड ऑन सब्ट्रैक्ट। अभी ये आप लोगों के पास एग्जांपल्स हैं हज़ारों की फॉर्म में, सो देर इज़ लाइक सो मेनी एग्जांपल्स एंड यू कैन टेस्ट योर सेल्फ। ठीक है, तो ये बच्चों वाली चीज़ है, इसको आई डोंट थिंक आपको इसकी मुझे क्लास में प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत है। अच्छा, अब जब टेबल्स दिए हुए होंगे, डेटा आपका टेबल के अंदर स्टोर है, या आपको डेटा टेबल के अंदर डालना है, या टेबल खुद बनाना है, या टेबल है और इनकम्प्लीट है, तो उसके अंदर कॉलम हेडिंग्स का क्या हिसाब किताब रखना है, कौन से कॉलम में कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना होता है। तो टेबल के अंदर जो डेटा को प्रेजेंट करना होता है उसके कुछ तरीके हैं, उनको फॉलो करना होता है। ठीक है जी, तो व्हेन यू रिकॉर्डिंग योर डेटा, यू डू इट इन योर टेबल्स। सो हम लोग, we don't only include columns for measured or observed values in the table, but we also have to include columns that need to be calculated from the measured values. अब इस बात का मतलब क्या है, इसकी मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक एग्जांपल यहाँ पे दे देते हैं। सपोज करो कि what you have to do is you have to measure the
सो एक स्प्रिंग है, a spring is extended by applying varying loads to it। तो जब आप स्प्रिंग के ऊपर लोड को वेरी करते हैं तो आप स्प्रिंग की एक्सटेंशन मेजर करते हैं। आपको ग्राफ बनाना है, फॉर एग्जांपल ग्राफ टू बी प्लॉटेड, और जो आपको एक्सपेरिमेंट के लिए आपके लिए जो की डाटा है वो है लोड वर्सेस एक्सटेंशन। लेकिन आप रियली जब आप अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो क्या आप एक्सटेंशन को डायरेक्टली मेजर कर रहे होते हैं? नहीं ना। आप क्या मेजर कर रहे होते हैं ज़रा बताएं। आप क्या कर रहे होते हैं? आप सबसे पहले तो स्प्रिंग की जब ओरिजिनल लेंथ मेजर कर लेते हैं, उसके बाद उसमें से एक्सटेंशन कैसे निकालते हैं बताओ, किसको याद है? तो आप यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली जो लोड है, जब लैब में आप लोड्स अप्लाई कर रहे होगे तो उनके ऊपर डायरेक्ट न्यूटन में तो उसका लोड लिखा हुआ भी नहीं होगा, उसकी मास की वैल्यूज लिखी हुई होंगी। तो मोस्ट प्रोबेबली आप मास यहाँ पे पहले रिकॉर्ड कर रहे होगे, ठीक है? सपोज करो आप ग्राम्स में मास रिकॉर्ड कर रहे हो। अब ये आपका डायरेक्टली लोड नहीं है, लोड तो आपको न्यूटन में ले चाहिए होता है ना, और लेट से एक्सटेंशन जो है वो हम सेंटीमीटर में मेजर कर रहे होंगे। उसके बाद मास से आप, लेट सपोज आपका मास जो है वो ग्राम्स में है, इसको आप केजी में कन्वर्ट करते हो। फिर केजी में जो मास होता है उसके ऊपर आप mg का फॉर्मूला अप्लाई करते हो जिससे वेट आता है, ये चीज़ होती है आपकी लोड। और फिर आप लोड का कॉलम यहाँ पे ऐड करोगे जो कि न्यूटन में होगा। ऐसे होता है क्योंकि जो मासेस लैब में होते हैं उनके ऊपर कभी भी न्यूटन में तो वैल्यूज लिखी हुई नहीं होती। अच्छा, उसके बाद जो है वो आप एक्चुअली स्प्रिंग की क्या कर रहे होते हैं, लेंथ मेजर कर रहे होते हैं, स्प्रिंग की एक्चुअल लेंथ देख रहे होते हैं। लेट सपोज वो सेंटीमीटर में, उसको फिर आप स्प्रिंग की अनस्ट्रेच्ड या ओरिजिनल लेंथ में से माइनस करके आप एक्सटेंशन निकाल रहे होते हैं। सही बोल रहा हूँ? ऐसे ही होता है। तो इवन दो मुझे ग्राफ प्लॉट करना है लोड वर्सेस एक्सटेंशन का, लेकिन मैं जो वैल्यूज़ जिनसे मुझे रॉ, एक तो रॉ डाटा, फिर उनसे जो वैल्यूज़ कैलकुलेट की वो चीज़ भी मुझे डालनी पड़ रही है। फिर एक और एग्जांपल ले लो, ये एक पहली एग्जांपल थी, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम is to be measured for different lengths, डिफरेंट लेंथ्स। तो आप पेंडुलम है, उसकी डिफरेंट लेंथ्स के लिए आप उसकी पीरियड को मेजर करते हैं। पीरियड जो है वो ये कहलाएगा, राइट? एक पूरी ऑसिलेशन का जो टाइम होता है उसे पीरियड कहते हैं। अब यहाँ पे जब आप टेबल बनाने जाएंगे तो आपका जाहिर सी बात है कि इसमें पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है कि यार, पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है कि पेंडुलम की लेंथ कितनी है। चलो सेंटीमीटर में वो लिख ली, मैं स्क्रीन रीशेयर कर देता हूँ। लेकिन उसके अलावा अब जब आप पेंडुलम का हमने पीरियड मेजर किया था तो हम उसका तरीका क्या क्या होता था, कैसे मेजर करते थे हम पेंडुलम का पीरियड? क्या बस उसके बाद लेंथ के आगे डायरेक्टली उसमें पीरियड लिख दूँ एंड दैट्स इट, बस ये इनफ है, ये बात काफ़ी है? ऐसे तो नहीं होता था ना। हम एक्चुअली पीरियड को मेजर इस तरह करते ही नहीं थे। हम पीरियड को कैसे मेजर करते थे, किसको याद है?
पीरियड एक ऑसिलेशन का टाइम होता रहा जो कि हम डायरेक्टली मेजर नहीं करते थे, हम लेट्स से टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस पहले लेट्स सपोज मेजर कर लेते हैं, और उसको भी हम 2 दफ़ा मेजर करते हैं, स्मॉल टी, 10 ऑसिलेशंस या फिर आप लेट्स से 20 ऑसिलेशंस, और उसको भी हम 2 दफ़ा मेजर करेंगे। सो पहले एक होगा टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस पहली दफ़ा, फिर एक और दफ़ा टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस मेजर करेंगे, इसको T2 बोल देंगे। फिर इन दोनों का हम ले लेंगे एवरेज, टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस की एवरेज ले लेंगे, और फिर उसके बाद निकालेंगे पीरियड। और पीरियड कैसे आता है, आपको सबको पता है पीरियड है, फिर कैसे आता है, ये जो टी एवरेज मैंने निकाला है टाइम फॉर 20 ऑसिलेशंस वाला, अगर लेट सपोज वो 20 ऑसिलेशंस है, तो फिर मैं उसको 20 से डिवाइड करके निकालूंगा। ठीक है। अभी कुछ और बातें भी आप लोगों ने कॉलम हेडिंग के मेरे लिखते हुए नोटिस की होंगी, मैं आपको बताता हूँ। तो पहली बात ये समझा दी मैंने आपको कि भाई आपको कॉलम्स जो है वो सारी जो रेलेवेंट कैलकुलेशंस होती हैं वो भी कॉलम्स के अंदर इंक्लूड करनी होती हैं। उसके बाद व्हाट यू नीड टू बी केयरफुल विद इज रिकॉर्ड ऑल द डाटा रेलेवेंट टू द एक्सपेरिमेंट इन अ सिंगल टेबल। सो यू नो एक एक्सपेरिमेंट के लिए मल्टीपल टेबल्स नहीं बनते, एक ही टेबल बनता है। इंक्लूड इन द टेबल द कॉलम द रॉ डाटा वैल्यू एंड द वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम देम। तो ये भी सब हो गया, T1 T2 टी एवरेज और पीरियड सब मेजर किया। डेसिमल प्लेसेस इन वन कॉलम शुड बी कंसिस्टेंट विद ईच अदर। तो इस बात का क्या मतलब है कि अब ये जितनी भी लोड्स की वैल्यू है, अगर मैंने एक लोड की वैल्यू 1 डेसिमल प्लेस में रिकॉर्ड की तो फिर पूरे कॉलम में 1 डेसिमल प्लेस में ही होगी। अगर लेंथ की वैल्यू मैं 1 डेसिमल प्लेस में लेट सपोज टू द सेंटीमीटर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फिर मैं उसको 1 डेसिमल प्लेस में रिकॉर्ड करूंगा। तो वो जो कंसिस्टेंसी है डेसिमल प्लेस की एक कॉलम के अंदर थ्रू आउट मेंटेन होती है। हाँ, इस कॉलम में अगर 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और इस कॉलम में 1 डेसिमल प्लेसेस हैं तो दैट्स फाइन। बट इस पूरे कॉलम में फिर आप थ्रू आउट 2 डेसिमल प्लेस को ही फॉलो करोगे, इस पूरे कॉलम में फिर थ्रू आउट अगर 1 डेसिमल प्लेस है तो उसको कंसिस्टेंसी को फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी जो है वो वर्टिकली डेसिमल प्लेसेस की फॉलो होनी चाहिए। कॉलम हेडिंग्स के अंदर बहुत खास करना क्या करना था कि यू हैव टू इंक्लूड बोथ द क्वांटिटी एंड द यूनिट। और क्वांटिटी और यूनिट डालने का तरीका ये है कि अगर लेट्स से ये करंट है तो मिली एम्पेयर उसका यूनिट ऐसे डाल के लिख रहे हैं, या फिर करंट ऐसे भी लिख सकते हैं आई इन मिली एम्पेयर्स, या फिर ये भी तरीका है कि आई करंट है और ब्रैकेट में मिली एम्पेयर्स जो है वो यूनिट लिख दिया। या आप इवन ऐसे भी लिख सकते हैं कि करंट को पूरा वर्ड्स में लिख दिया बजाय आई लिखने के, और फिर स्लैश डाल के मिली एम्पेयर्स ऐसे लिख दिया। लेकिन आप अगर नोटिस करो तो जो मैंने तरीका फॉलो किया और जो मोस्टली तरीका कैम्ब्रिज वाले भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं फॉलो करेंगे, वो आप स्लैश वाला तरीका। सो मास लिखा है, हाँ मैं मास की जगह एम भी लिख सकता था खाली, फिर उसका जो भी यूनिट मैं यूज़ करूँ वो यहाँ पे लिखूंगा। लोड है, फोर्स है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे न्यूटन। लेंथ है सेंटीमीटर, एक्सटेंशन है सेंटीमीटर, सो यू हैव टू इंक्लूड द यूनिट्स। अगर कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसके यूनिट्स नहीं है, तो फॉर एग्जांपल जैसे नंबर है किसी चीज़ का, सिर्फ किसी चीज़ को काउंट करें, नंबर ऑफ बॉल्स, या एक स्टिक पे नंबर ऑफ रबर बैंड्स आपने कितने लटकाए हुए हैं, किसी चीज़ की सिंपल काउंटिंग है जिसमें आता ही नहीं है यूनिट, तो फिर तो समझ में आता है। बट उसके अलावा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तो उसके अंदर यूनिट लाजमी होगा। जैसे यहाँ पे आप देखो, लेंथ है उसके साथ सेंटीमीटर लिखा, टाइम के साथ फिर स्लैश डाल के सेकंड्स लिखा, सेकंड्स लिखा, सेकंड्स लिखा, पीरियड भी इवेंचुअली सेकंड्स में ही आएगा तो वो लिखा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपने यूनिट्स लाजमी इंक्लूड करने हैं। ये बात समझ में आ गई। अक्सर जो टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके ये होंगे कि आपको टेबल जो है वो इनकम्प्लीट दिए जाएंगे, उन टेबल्स के अंदर कुछ मिसिंग वैल्यूज़ आपको डालनी होंगी। लेकिन मिसिंग वैल्यूज़ के अंदर वो ये चेक करेंगे कि देखो हमने अगर ये सारा डेसिमल जो है इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस में है वैल्यूज़, और फिर ये वाली वैल्यू मिसिंग है आपने डाली है, तो ये आप ऐसा तो नहीं कि 1 डेसिमल प्लेस में डाल के चले गए या 4 डेसिमल प्लेस में डाल के चले गए, आप भी फिर 3 डेसिमल प्लेस में यहाँ वैल्यू डालोगे। ठीक है। फिर जब टेबल से डेटा वो आपसे ग्राफ वगैरह प्लॉट करवाते हैं, तो फिर ग्राफ की प्लॉटिंग के अंदर भी कुछ बातों का ख्याल रखना है, उसको हम देख लेते हैं। असेंशियली 4-5 बातें हैं, मैं जल्दी जल्दी मोटी मोटी बातें डिस्कस करता हूँ, फिर मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स दिखाऊंगा कि ग्राफ में कौन सी मिस्टेक्स हैं जिनको आपने अवॉइड करना है। तो जब भी आप किसी ग्राफ को प्लॉट करेंगे, तो आपको पेपर के अंदर पूरी ग्रिड जो है वो उन्होंने ग्राफ पेपर बना के दिया हुआ होगा, पेपर के अंदर ग्राफ पेपर मौजूद होगा, ग्रिड बनी हुई होगी, हाफ पेज पे होगी या फुल पेज पे होगी। बट उसके अंदर आपने सबसे पहला काम ये करना है कि जो भी वो आपको बता रहे हैं कि भाई एक्स एक्सिस पे ये प्लॉट करो और वाई एक्सिस पे ये प्लॉट करो, तो सबसे पहले तो आपने दोनों एक्सिस को सही से लेबल कर देना है। तो एक्स एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी आएगी वो स्लैश फिर उसका यूनिट आएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे टेबल की कॉलम हेडिंग में क्वांटिटी और फिर स्लैश उसका यूनिट लिखते हैं। तो लेट्स से अगर एक्स एक्सिस पे टाइम आना है और फिर स्लैश डाल के सेकेंड्स, या फिर टाइम और फिर स्लैश डाल के एस लिखोगे, या फिर खाली टी और एस इस तरह, तो ये जो भी क्वांटिटी एक्स एक्सेस पे आनी है और वाई एक्सेस पे आनी है उसका सिंबल
उसका यूनिट का पूरा नाम, उसका पूरा क्वांटिटी का नाम, या क्वांटिटी का पूरा नाम और यूनिट का खाली सिंबल, या फिर क्वांटिटी का सिंबल और यूनिट का सिर्फ सिंबल। सिंबल वही जो सवाल में यूज़ हो रहा होगा, अपनी मर्ज़ी का सिंबल कोई से नहीं ले आना, ठीक है। सिंबल जाहिर सी बात है कि वो फिर आप जो आपने रेलिवेंट सिंबल्स आपको पता है, जैसे एंगल के लिए थीटा यूज़ होता है, टेम्परेचर के लिए टी यूज़ होता है, मास के लिए एम यूज़ होता है, कैपिटल एम यूज़ होता है, डेंसिटी के लिए रो यूज़ होता है, वॉल्यूम के लिए वी यूज़ होता है, स्पीड के लिए ये वाला वी यूज़ होता है, डिस्टेंस के लिए डी यूज़ होता है, लेंथ के लिए एल यूज़ होता है। तो जो कॉमन सिंबल्स हैं जो सवाल में भी वो यूज़ करें वही लेके चलने हैं आपने, लेकिन यूनिट लाजमी डालना है, कॉलम हेडिंग। तो जो दोनों एक्सेस हैं उनको लेबल करना है। उसके बाद दोनों एक्सेस का आपने स्केल ड्रॉ करना होता है। व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन? या मेरे सामने अगर ग्राफ पेपर हो तो ज़्यादा बेहतर है, बट एसेंशियली कहने का मकसद ये है कि जो ग्राफ के एक्सेस हैं, अब जैसे यहाँ पे इस बंदे ने लिखा हुआ 0, 5, 10, 15, तो यहाँ पे एक बिग बॉक्स को उसने इक्वल टू 5 सेंटीमीटर रखा है। इसी तरह जो फोर्स वाला कॉलम है उसके अंदर उसने एक बॉक्स को 0.1 के इक्वल रखा है। तो ही हैज़ चूजन एन अप्रोप्रिएट स्केल टू ड्रॉ और टू प्लॉट हिज पॉइंट्स, राइट। ये जो ग्राफ के एक्सेस हैं, ये देखो स्केल, ये पहला पॉइंट था लेबल करना, और दूसरा पॉइंट ये है कि आपने स्केल को लेबल करना है। अब जब स्केल को लेबल करना होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि स्केल आपने ऑकवर्ड स्केल नहीं चूज़ करने, ऑकवर्ड स्केल नहीं चूज़ करने। उसके बाद जो आप स्केल की लेबलिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो आप स्केल की लेबलिंग कर रहे हैं वो ऑकवर्ड ना हो। अब ऑकवर्ड लेबलिंग कैसी होती है स्केल्स की, यार यहाँ पे नोटिस करो, जैसे इसकी एग्जांपल लो, ये जो नंबर चल रहे हैं ये किसी एक 5 के टेबल में आ रहे हैं, 5 के मल्टीपल्स में। यहाँ जो नंबर है वो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.1 के मल्टीपल्स में आ रहे हैं। अब ऑकवर्ड स्केल कैसा होता है? फॉर एग्जांपल, ऐसी एग्जाम, अब यहाँ पे देखो ये सारे ऑकवर्ड नहीं है, स्केल सही लेबल हुए हैं। ये 10 के टेबल में सारे नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे 0.2 के गैप से सारे नंबर आ रहे हैं, यहाँ पे 10 के गैप से आ रहे हैं, यहाँ पे 0.2 के गैप से आ रहे हैं, यहाँ पे 2 के गैप से आ रहे हैं, यहाँ पे 1, 1, 1 के गैप से आ रहे हैं। ठीक है, तो वट एवर द वैल्यूज़ आर इन योर एक्सपेरिमेंट, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वो अपने स्केल को चूज़ करते हैं। कभी कभार फॉल्स ओरिजिन भी लेना पड़ता है। लेकिन ऑकवर्ड स्केल क्या होता है? ऑकवर्ड स्केल होता है कि 3 के मल्टीपल्स में आपका स्केल चल रहा है। ये देखो, ये ऑकवर्ड स्केल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑकवर्ड स्केल। ये क्या गलती की है इसने? 3 के मल्टीपल्स में स्केल लेने का नुकसान क्या है? आपका जो ग्राफ पेपर होता है, अगर मैं आपको कोई भी आपका एटीपी का पेपर खोल के दूं, यहाँ पे ये एक स्पेसिमेन पेपर है, इसके अंदर ये ग्राफ पेपर है, इसके अंदर ये जो आपके बॉक्सेस होते हैं, ये कितने, इसके अंदर कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं? इस बड़े बॉक्स के अंदर छोटे कितने स्मॉल बॉक्सेस हैं? यहाँ से यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं। और अगर मैं बोलूँ यहाँ से यहाँ तक टोटल कितने बॉक्सेस हैं, तो आपको पता है 10 होते हैं। तो आपकी जो ग्रिड बनी हुई होती है, क्योंकि उसमें फिर देखो एक लाइन बीच में थोड़ी बोल्ड होती है, फिर दूसरी लाइन बीच में थोड़ी सी और बोल्ड होती है, तो एवरी आफ्टर एवरी 10 small boxes you get these bold lines which are the boldest, and after every 5 small boxes you also get slightly bold lines। तो आपका जो ग्रिड बना हुआ होता है वो इस तरह बना हुआ होता है कि यार आप 5 और 10 के मल्टीपल्स में, या 1 के मल्टीपल में, या 2 के मल्टीपल में खेलें। अगर आप 3s या 7s के मल्टीपल्स में अपने बनाएंगे स्केल, तो आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा किसी पॉइंट को भी प्लॉट करना। इट विल बिकम वेरी हार्ड टू प्लॉट द ग्राफ। मतलब अब देखो ना, यहाँ 40 लिखा हुआ है और यहाँ 50 लिखा हुआ है, तो आई नो दैट दिस इज 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, एवरीथिंग चेक्स आउट। बट अगर अब मैंने अभी ऐसा स्केल बनाया हुआ होता, मैंने लिखा होता जी 20, और यहाँ लिख दिया होता 27, और यहाँ लिख दिया होता 34, अब मुझे बताओ ये वाली वैल्यू क्या है? कोई बता सकता है? तो दिस इज व्हाट यू कॉल एन ऑकवर्ड स्केल विच यू हैव टू अवॉइड एट ऑल कॉस्ट, अदरवाइज इट विल बिकम इम्पॉसिबल फॉर यू टू प्लॉट योर ओन ग्राफ। आप खुद ही अपने आप को फंसा लोगे। ठीक है, तो ऑकवर्ड स्केल्स नहीं चूज़ करने। समझ गए बात को? स्कूल स्केल्स आप चूज़ करें 2 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल्स में, कभी 4 के मल्टीपल्स भी काम कर जाते हैं, 10 के मल्टीपल्स में, 0.1 के मल्टीपल में, इस तरह लेके चलना है। ठीक है, बट ऑब्वियसली स्केल को ऐसे चूज़ करना है, स्केल का साइज ऐसा होना चाहिए बेटा कि आपका जो ग्राफ का एरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो। अब ये एग्जाम्पल्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू ही बात बेहतर समझ में आएगी, बट लेट मी शो यू दिस एग्जाम्पल। इस ग्राफ में क्या मसला नज़र आ रहा है? इस बच्चे ने स्केल में गलती क्या की है? इसकी जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ थी, टाइम की सारी वैल्यूज़ थी, वो एक्चुअली 0 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करती थी।
मतलब उसकी जो छोटी वैल्यू थी, इट वॉज समवेयर, स्मॉलेस्ट वैल्यू एक्स एक्सेस पे जो थी, इट वॉज समवेयर क्लोज टू जीरो, और जो लार्जेस्ट वैल्यू थी, इट वॉज समवेयर अराउंड वन। तो वाई डिड ही मेक द स्केल सो लार्ज, जीरो से लेके फाइव तक क्यों जा रहा है, जब उसकी वन से बड़ी कोई वैल्यू ही नहीं है एक्स एक्सेस पे, तो उसने फाइव तक क्यों अपना स्केल बनाया। अब उसका क्या हुआ, ये वाली सारी जगह ग्राफ में एम्प्टी जा रही है, तो उसने एक्स एक्सिस का स्केल जो है वो सही चूज़ नहीं किया, एक्स एक्सिस का स्केल अप्रोप्रिएट चूज़ नहीं किया। इसको स्केल कैसा चूज़ करना चाहिए था यहाँ पे, इसको प्रॉब्ली ऐसा चूज़ करना चाहिए था, स्केल जीरो, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1.0। फिर इसका ग्राफ ऐसा करके कुछ बनता, सारा एरिया फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कवर होता। इसी तरह नोटिस करो, यहाँ पे इस बंदे ने क्या गलती की, यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के स्केल ही इनअप्रोप्रिएट है। अगर आप नोटिस करो, इसकी वाई एक्सिस की सबसे छोटी वैल्यू समवेयर मोर देन 40 है, सबसे बड़ी वैल्यू क्लोज टू 60 है, और एक्स एक्सिस में भी देखो, इसकी जो सबसे छोटी वैल्यू 20 के आसपास आ रही है, और सबसे जो बड़ी वैल्यू आ रही है वो आई डोंट नो 30 या 40 के आसपास आ रही है। अब उसने अपना स्केल जीरो से स्टार्ट किया है, वाई एक्सिस भी एक्स एक्सिस दोनों जीरो से स्टार्ट किए हैं, और इसको ऑल द वे अप टू 30 लेके गया है, और ये वाला भी जीरो से स्टार्ट करके ऑल द वे अप टू 60 लेके गया। अब यहाँ पे इसके पास क्या सोल्यूशन था, इसको करना क्या चाहिए था, इसको यहाँ पे जीरो से लेके 20 तक की वैल्यूज की ज़रूरत ही नहीं थी, तो इसको इसको अपना स्केल भाई 20 से स्टार्ट कर देना चाहिए था। इसे हम कहते हैं फॉल्स ओरिजिन। समझ आ रही है, इसे ज़रूरत ही नहीं थी अपना स्केल जीरो से स्टार्ट करें, जब जीरो से वैल्यूज नहीं आए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से 20 से स्टार्ट करें अपना स्केल 20, और फिर थोड़ा सा पॉइंट सारा ग्रिड भी यूज़ होता है, फिर आप ऐसा कर, लेट से आपकी सारी वैल्यूज 20 और 30 के बीच में है, तो आप इस तरह प्लॉट कर सकते हैं 20, 22, 24, 26, 28, 30 एंड मे बी 32, इस तरह प्लॉट करता तो इसके बन जाते हैं पॉइंट्स। फिर ये ग्राफ ऐसे स्प्रेड आउट हुआ हुआ था, और फिर वाई एक्सिस में भी यही करता वो, 40 से स्टार्ट कर लेता, 40, और इसने अगर मैक्सिमम 60 तक जाना है तो यहाँ पे लेट से 45 हो जाता है, यहाँ पे 50 हो जाता है, यहाँ पे 55 हो जाता है, यहाँ 60 हो जाता है, यहाँ 65 हो जाता। अब फिर इसका ग्राफ ऐसे बन रहा होता। आई समझ गलती। तो इस तरह की गलतियों को अवॉइड करना है, स्केल चूज़ करने में सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो टाइम भी लगा देते हैं और मिस्टेक्स भी करते हैं, लेकिन हम एक्चुअल एग्जांपल्स करेंगे तो आपको सेंसिबल स्केल चूज़ करना है, बस यार कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है कि आपका ग्राफ इस्तेमाल होना चाहिए पूरा। सो द रूल इज़ दैट अगर ये आपका एक्स एक्सिस है तो इसका मोर देन 50% इस्तेमाल होना चाहिए, और ये आपका वाई एक्सिस है, इसका भी मोर देन 50% इस्तेमाल होना चाहिए। तो इस वाले में क्या गलती थी, एक्स एक्सिस हार्डली 10 से 20% इस्तेमाल हो रहा है, बाकी का 90% एम्प्टी पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स एक्सिस भी तकरीबन 30-40% यूज़ हो रहा है, वाई एक्सिस भी 30-40% यूज़ हो रहा है, बाकी सारा ग्राफ एम्प्टी पड़ा हुआ है। तो यू आर नॉट यूटिलाइजिंग द एंटायर ग्रिड, यू आर चूजिंग द रॉन्ग स्केल। और जाहिर सी बात है, ऐसा भी स्केल गलत यूज़ हो सकता है, ऐसा भी गलत स्केल चूज़ हो सकता है जिसमें आपके जो वैल्यूज़ हैं वो पूरी ना आए, और आपके पॉइंट्स जो है वो ग्राफ से बाहर निकल रहे हो, ये भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये है स्केल चूज़ करने वाली बात और स्केल को लेबल करने वाली बात। पॉइंट, जब आप पॉइंट प्लॉट करते हैं उनको आपने क्लियरली और एक्यूरेटली मार्क करना है। दो तरीके हैं, पॉइंट जो आप प्लॉट कर रहे हैं तो उसको आप क्रॉस बना के शो करें ग्राफ पे, या एक डॉट बना के उसको सर्कल से शो करें। तो जो ब्लॉब्स बनाते हैं ना, ब्लॉब्स वो नहीं बनाने। तो यहाँ पे देखो मैंने पॉइंट्स कैसे प्लॉट किए, डॉट बना के सर्कल बनाया। या फिर दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप क्रॉसेस बनाएं। तो लेट से अगर यहाँ कोई पॉइंट मार्क करना है, क्रॉस बनाए, तो या डॉट बना के सर्कल बनाए, ये एक्सेप्टेबल है। वॉट ये एक्सेप्टेबल है, और ये जो ब्लॉब्स बनाते हैं आप जिसमें पूरा कलर कर देते हैं, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सारी बात समझ में आ रही है बेटा, कोई क्वेश्चन बीच में आया तो प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपको हमेशा या तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी होती है, या कर्व, स्मूथ कर्व ऑफ बेस्ट फिट बनाना होता है। अगर स्ट्रेट लाइन बनानी है तो लाइन ऑफ बेस्ट फिट आप बना रहे हो, अगर स्मूथ कर्व बनाना है तो वो भी बेचारा बेस्ट फिट का ही बनाना पड़ रहा होता है। यानी कि आप एक्चुअली कभी भी आपका ग्राफ एक्सपेरिमेंट से कभी भी पॉइंट्स ऐसे नहीं आएंगे कि आप पॉइंट्स को सबको ज्वाइन कर दें आपस में। तो अगर वो बोलेंगे लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है, तो देखो ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट कैसे बनाई गई है। ये सारे पॉइंट्स ज्वाइन नहीं हो सकते एक ही लाइन से, अगर मैं इनको ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ऐसा ऐसा ग्राफ नहीं बनाना होता कि आप सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो, यू डोंट ज्वाइन ऑल द डॉट्स। You have to make a straight line if they ask you to make a straight line of best fit.
तो ये अपना रूलर आप पॉइंट्स के इर्द गिर्द ऐसे रखते हो, अपनी लाइन को ऐसा बनाने की कोशिश करते हो कि पॉइंट्स उसके ऊपर नीचे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, रफली, मतलब एक्यूरेट। हर बच्चे की लाइन ऑफ बेस्ट फिट यहाँ पे थोड़ी बहुत डिफरेंट हो सकती है, राइट, बट पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखो अराउंड द लाइन एक इक्वल है, मतलब एक सेंसिबल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये भी नहीं है कि सारे पॉइंट्स लाइन के ऊपर चले गए, ये भी नहीं है कि सारे पॉइंट्स लाइन के नीचे चले गए। एक पॉइंट या दो पॉइंट लाइन पे आ भी रहे हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई भी पॉइंट लाइन को टच नहीं करता। पॉइंट को टच करना लाइन से लाजमी नहीं है। पॉइंट्स जितने लाइन के करीब हो सकते हैं पॉसिबल, उतना उनको करीब करना है, ठीक है। ये कर्व ऑफ बेस्ट फिट बनाया। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया होगा कि आपने कर्व बनाना है, तो तभी इस बंदे ने कर्व बनाया। वैसे भी यहाँ पे लाइन बनाना वैसे ही इम्पॉसिबल है, लेकिन कर्व भी स्मूथ ऐसा ही बनाया कि उस ट्रेंड को वो फॉलो कर रहा है। बट इट इज़ इम्पॉसिबल कि वो सारे पॉइंट्स लाइन के ऊपर आते हैं, वो नहीं आ पाते। तो एक स्मूथ सा, एक सेंसिबल सा कर्व बनाया जिसके अंदर लाइन, इट इज़ गेटिंग एज क्लोज टू द पॉइंट्स एज पॉसिबल, बट द कर्व इज फॉलोइंग अ स्मूथ पार्ट। इट कैन नॉट actually pass through all the points. So this is how you actually draw a line of best fit, and this is how you draw a curve of best fit. And this is what is wrong. This is what you absolutely should not do. You do not join all the points. ये कभी भी जिंदगी में आपने किसी भी ग्राफ में अपने अगले 3 सालों में, ओ लेवल में, ए एस में, A2 में कहीं भी नहीं करना, भूल के भी, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा कर्व ऑफ बेस्ट फिट, बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इसके अंदर गलती कुछ और है, ठीक है। सभी सारे ग्राफ्स में हम गलतियां देखते हैं। ये लाइन ऑफ बेस्ट फिट अपनी जगह अच्छी बनाई है, यहाँ पे स्केल की गलती है। यहाँ भी लाइन ऑफ बेस्ट फिट अच्छी बनाई है, बट बाकी मसले कुछ और हैं इस ग्राफ में, उनको हम डिस्कस करते हैं। ये देखो, कर्व बना रहा है, स्मूथ कर्व भी बना रहा है, और लेकिन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है। ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है बेटा। आगे बात समझ। उसके बाद हम बात करेंगे कि लाइन का ग्रेडियंट कैसे डिटरमिन करना है, और वाई इंटरसेप्ट कैसे डिटरमिन करना है, उस पर बाद में आते हैं। लेकिन पहले ये देख लो कि इस ग्राफ में क्या गलती है। सारी लाइनों को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है। इस ग्राफ में क्या गलती थी कि एक्स एक्सिस का स्केल बहुत बड़ा ले लिया था, इसलिए एक्स एक्सिस सारा यूटिलाइज नहीं हो रहा। यहाँ पे कुछ उसने गलती ये की है कि कुछ आपकी पॉइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन अजीब सी आ रही है, बीच में कोई पॉइंट नहीं आ रहा है यहाँ पे। सो टू फ्यू पॉइंट्स फॉर अ कर्व, मेरी भी नंबर ऑफ रीडिंग्स कम ली हैं। फिर एक और भी गलती है यहाँ पे कि एक्सेस पे जो क्वांटिटीज लिखी हुई हैं, जैसे ये लेंथ है, तो इसका यूनिट क्या है, मीटर है, सेंटीमीटर है, नहीं मेंशन किया हुआ। ये वोल्टेज है अगर फॉर एग्जांपल, तो इसका यूनिट क्या है, वोल्ट्स है क्या है, मेंशन नहीं हुआ हुआ। ये गलती है यहाँ पे। फिर उसके अंदर आपको यहाँ पे तो गलती नज़र आ ही रही है कि उसने कर्व बनाने की कोशिश की है, बट बाय जॉइनिंग ऑल द पॉइंट्स, दिस इज नॉट हाउ यू डू इट। यहाँ पे इसने स्केल ऑकवर्ड लिया हुआ है, 3 के मल्टीपल्स में लिया हुआ है, ये आपको पहले ही बता दिया था। बाकी लाइन तो सही बनाई है उसने। यहाँ पे स्केल ऑकवर्ड चूज किया है, ग्राफ पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा, दिस इंटायर स्पेस इज एम्प्टी, दिस इज नॉट हाउ यू ड्रॉ द ग्राफ। बाकी चीज़ें इसमें सही हैं। ये बहुत अच्छा ग्राफ बना हुआ है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। एक्सेस भी लेबल्ड हैं, उनके यूनिट्स भी लिखे हुए हैं। स्केल भी ऑकवर्ड चूज़ नहीं किया, स्केल चूज़ भी ऐसा किया कि ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में यूटिलाइज हो रहा है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बहुत अच्छी बनाई है। यहाँ पे भी कर्व ऑफ बेस्ट फिट बहुत अच्छा बनाया है। टेम्परेचर उसका यूनिट, वॉल्यूम उसका यूनिट, स्केल्स भी ऑकवर्ड्स नहीं है। दोनों ग्राफ बहुत अच्छे बने हुए हैं। तो ये दोनों ग्राफ और ये दोनों ग्राफ डिज़ायरेबल है, लेकिन बीच में बहुत सारे ग्राफ हैं, उनमें कोई ना कोई गलती है। वो सारी गलतियां हैं जो कॉमनली बच्चे करते हैं, और आपने वो नहीं करनी रिपीट पेपर में, ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक्स। जब आप ग्रेडियंट निकालते हैं ग्राफ से, जब आप एक स्ट्रेट लाइन बना लेते हैं, पर उसका आपने ग्रेडियंट फाइंड आउट करना होता है। ग्रेडियंट बनाने के लिए वो कह रहे हैं ड्रॉ लार्ज ट्राइंगल विद ब्रोकन लाइंस, यूज द कोऑर्डिनेट मेथड टू डिटरमिन द ग्रेडियंट, डू नॉट फॉरगेट टू लेबल द कोऑर्डिनेट्स ऑन द ग्राफ। व्हाट डज दिस मीन, इस पूरी बात को समझ लेते हैं। यानी कि ग्राफ से ग्रेडियंट कैसे ऑब्टेन हुआ है, उसका एविडेंस आपने देना है, एग्जामिनर को दिखाना है कि मैंने ग्रेडियंट निकाला है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। तो व्हाट डू यू डू। अब इस ग्राफ से अगर मैंने ग्रेडियंट निकालना है, तो देखो पहली बात तो ये कि कोऑर्डिनेट्स वाली वैल्यूज कहाँ से आई हैं। ये जो क्रॉसेस बने हुए हैं, ये टेबल से आई हैं। टेबल में वैल्यूज जो थी वो मैंने यहाँ वहाँ से निकाली हैं। अब मैंने जब अपना ग्राफ का ग्रेडियंट निकालना है, तो ट्राइंगल बनाना है। एक ट्राइंगल बनाने का मतलब ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू पिक 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, जिनको आपको पता है ना ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, φ2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सो दो x कोऑर्डिनेट्स और दो y कोऑर्डिनेट्स मुझे चाहिए, आई नीड 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। अब इन 2 पॉइंट्स को पिक करना है मैंने। तो एक पॉइंट इसमें बड़ा मुझे कॉमन और सेंसिबल लग रहा है यहाँ पे, कि एक तो मैं ये पिक कर सकता हूँ 0,0। एक मैं इसको पिक कर लेता हूँ, क्योंकि क्रॉसेस प्लॉट करने के लिए यूज़ किए थे, तो डॉट एंड सर्कल में फिर इस पॉइंट को देख रहा हूँ। मैं एग्जामिनर को बता रहा हूँ कि दिस इज वन ऑफ द पॉइंट्स 0,0 आई विल बी यूजिंग
ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो मेरा x1 y1 वाला पॉइंट हो गया, जहाँ से मैं अपने x1 और y1 की वैल्यू उठाऊंगा। दूसरा पॉइंट जो मैं उठाऊंगा वो इस ग्राफ पे कहीं भी हो सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक शर्त है। द टू पॉइंट्स शुड नॉट बी सो क्लोज टू ईच अदर कि जो उन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस है वो लाइन की लेंथ से भी आधा हो। यानी कि अगर मैं यहाँ पॉइंट दूसरा चूज कर लेता हूँ, द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इज टू स्मॉल, दैट इज नॉट डिजायरेबल। अगर मैं यहाँ पॉइंट चूज कर लेता हूँ, इवन दिस इज टू स्मॉल। पूरी लाइन की लेंथ देखो, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो लाइन की लेंथ से 50% से कम है, सो दैट्स नॉट डिजायरेबल। हाँ, अगर मैं यहाँ कहीं पॉइंट चूज कर लूँ समवेयर अलोंग हेयर, तो दैट वुड बी एक्सेप्टेबल। जैसे कि मैं ये पॉइंट पिक कर सकता हूँ, ये पॉइंट पिक कर सकता हूँ, ठीक है। और कोशिश करो नए पॉइंट्स पिक करो ग्राफ में से, और पॉइंट जो आपने पिक करने होते हैं वो लाइन में से पिक करने होते हैं, जो प्लॉटेड पॉइंट होते हैं वो नहीं पिक करते। समझ में आ रही है? हाँ, प्लॉटेड पॉइंट उस सिनेरियो में आप पिक कर सकते हैं अगर वो एग्जैक्टली लाइन के ऊपर आ रहा हो। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट पिक कर सकते थे, ये वाला पॉइंट भी पिक कर सकते थे, बट ये वाले पॉइंट्स की वैल्यूज जो टेबल में लिखी हुई हैं वो पॉइंट आप नहीं पिक कर सकते, क्योंकि ये पॉइंट लाइन के ऊपर नहीं आ रहा। ग्रेडियंट मुझे लाइन का निकालना है। तो ये जो पॉइंट है इसकी टेबल में वैल्यूज लिखी हुई होंगी ना, तो आपको आसान लग रहा होगा कि यार मैं इस पॉइंट की वैल्यूज डाल लेता हूँ y2 और x2 की जगह। लेकिन बेटा ये पॉइंट तो लाइन के ऊपर नहीं है। हाँ, अगर आप इसकी वैल्यूज डायरेक्ट यहाँ से रीड करने में आपको टाइम लग रहा है, आपको ख्वारी लग रही है, आप इसकी वैल्यूज डायरेक्ट जाके टेबल से इसके कोऑर्डिनेट्स रीड कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ राइट ऑन द लाइन। इसके भी आप रीड कर सकते हो। बट यहाँ पे कॉमन सेंस है कि यार 0,0 से अगर ग्राफ स्टार्ट हुआ वो तो एक पॉइंट तो आप यही पिक कर लो, आसानी रहती है अगर ग्राफ 0,0 से पास कर रहा है। फिर आपने जो भी ये कोऑर्डिनेट्स हैं इनको लेबल कर देना है। यहाँ पे जो भी वैल्यू है x2, y2 की वो यहाँ लिख दो। आपको भी आसानी होगी, एग्जामिनर को भी आसानी होगी। फिर आप क्या करते हैं कि एक ट्राइंगल बना के दिखाते हैं एग्जामिनर को। तो यू ड्रॉ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें लाइन जो है वो आपका हाइपोटेन्यूज खुद बना लेती है। तो ये ट्राइंगल मैंने बनाया है इस तरह से। और ये वाली जो लाइन होती है ये डैश लाइन होती है, ब्रोकन लाइन से बनाते हैं आप। सॉलिड लाइन बनाएंगे तो फिर वो ग्राफ्स के साथ कंफ्यूज होगा। तो ये राइट एंगल एक ट्राइंगल बनता है जिसके अंदर ये वाली जो साइड होती है वो ऑटोमेटिकली आपका हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ है वो लाइन की लेंथ से की 50% से ज़्यादा होनी चाहिए। अगेन द ट्राइंगल शुड नॉट बी टू स्मॉल, पॉइंट शुड बी एज फार अवे एज पॉसिबल। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है ये कोऑर्डिनेट्स आप यहाँ डाल के और ग्रेडियंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ग्रेडियंट की वर्किंग का एविडेंस भी दिखाना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हमने जितनी बातें डिस्कस की सारी समझ में आई हैं? कोई सवाल आ रहा है जहन में? अभी आपके लिए कुछ एक सिंपल सी प्रैक्टिस है। ये पेपर है, स्पेसिमेन पेपर है फॉर एग्जांपल। सो दिस इज अ स्पेसिमेन पेपर, राइट? ये 2023 का है, इसको आप जाके ऑनलाइन डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें से ये वाला पेज खोल लो। अब ये पेज जाहिर सी बात है ब्लैंक होगा वहाँ पे, इस पर तो मैंने अभी वर्किंग की हुई है। जस्ट टेक अ ब्लैंक ग्राफ पेपर आउट, बट एग्जाम वाला ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर वाला। दिस इज द सेकंड एटीपी क्लास, कल भी एटीपी पढ़ाया था। ग्राफ पेपर एग्जामिनेशन वाला प्रिंट आउट करो हाई क्वालिटी में, उसके मल्टीपल वो निकाल लो। ठीक है, और फिर जाओ, ये कुछ वैल्यूज आपकी गाइड्स में दी हुई हैं, गाइड्स में तीन चार टेबल बने हुए हैं, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये टेबल निकालो। और इनके जैसे चार टेबल्स हैं, तो चार ग्राफ जो हैं वो प्लॉट कर लो। आप मिस जुहा को ग्रुप पे भेज सकते हो, उनको बोल सकते हो इसको चेक कर लें, इसमें कोई गलतियां हैं तो बता दें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जिन पॉइंट्स को, चार पांच बातों को हमने देखा, ग्राफ हमेशा जब आप प्लॉट कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो 4 मार्क्स होते हैं उसमें से। और फिर ग्रेडियंट फाइंड आउट करने का अलग से एक और मार्क होता है। तो यहाँ पे चार चीज़ें कौन सी चेक हो रही होती हैं? आपने एक्सेस को लेबल किया है या नहीं किया सही से, विद द क्वांटिटी एंड द यूनिट। स्केल जो है वो ऑकवर्ड तो नहीं चूज़ किया, स्केल की सही लेबलिंग की है या नहीं की है। पॉइंट्स को एक्यूरेटली सही से प्लॉट किया है या नहीं किया है। और फिर लाइन ऑफ बेस्ट फिट या कर्व ऑफ बेस्ट फिट आपने अच्छी बनाई या नहीं बनाई। ये इन चीज़ों के आपके 4 नंबर होते हैं। फिर ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के 1 से 2 नंबर आपको और मिलते हैं। ऑलराइट। सो ग्राफ वाले क्वेश्चन सबसे बड़े क्वेश्चन होते हैं एटीपी के अंदर। अगर आपका 40 मार्क्स का पेपर है तो 15 से 20 मार्क्स तक वाला क्वेश्चन जो होगा वो एक ग्राफ का होगा अलग से। ठीक है। और कभी कभार आपके एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पहले से लेबल्ड होते हैं, लेकिन मोस्टली आपको खुद लेबल करने होते हैं। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि v अगेंस्ट एच प्लॉट करें। v अगेंस्ट एच लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे पढ़ के शायद पता नहीं चल रहा कि एक्स एक्सिस पे किसको प्लॉट करना है और वाई एक्सिस पे किसको प्लॉट करना है। अगर तो क्लियरली नहीं लिखा हुआ कि v को एक्स एक्सिस पे लिखें और h को y एक्सिस पे प्लॉट करें,
तो इस लैंग्वेज को आपको समझना आना चाहिए। जब ऐसा लिखा है ना वी अगेंस्ट एच, तो दिस मीन्स कि जो पहले लिखा हुआ है दिस शुड बी ऑन द वाई एक्सिस एंड दिस शुड बी ऑन द एक्स एक्सिस, जो अगेंस्ट के बाद लिखा हुआ है। यहाँ पे अगेन दिस वुड बी ऑन द वाई एक्सिस, दिस विल बी ऑन द एक्स एक्सिस, this will be on the y-axis, this will be on the x-axis, this will be on the y-axis, this will be on the x-axis। वरना अगर वो बोलते हैं कि I1 on the x-axis, I2 on the y-axis, तो उसको उस लैंग्वेज को फॉलो करोगे। बट अगर वो लैंग्वेज नहीं यूज़ की हुई और इस तरह भी यूज़ करते हैं लैंग्वेज, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टेबल में पहला कॉलम किसका है और दूसरा कॉलम किसका है, ये चीज़ आपने गौर से पढ़नी है। अगेंस्ट से जो पहले लिखा हुआ है वो y पे आता है और जो बाद में लिखा हुआ है x में आता है। ठीक है, और फिर आप इन ग्राफ को बेटा प्लॉट करो, प्रैक्टिस करोगे, आप वही कॉमन मिस्टेक्स रिपीट तो नहीं कर रहे जिनसे आपको मना किया है। ठीक है, और फिर उसके बाद एक्चुअल एटीपी के पेपर निकाल के भी सॉल्व कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड आईजीसीएसई पास पेपर 6 के वाले पास पेपर्स, रीसेंट 2024 के, 2023 के, 2022 के, और ओ लेवल के पेपर 4 भी 2024, 23, 22, 21 के पास पेपर्स निकालो, करो सॉल्व। और ग्राफ वाले क्वेश्चंस उनमें पहले प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। ठीक है बेटा, तो अगली क्लास में फिर इस गाइड को और कंटिन्यू करेंगे। हमने एटीपी की समझ लो आधी चीज़ें कवर कर ली हैं। इवन इफ़ यू नाउ गो एंड सॉल्व पास्ट पेपर्स ऑफ एटीपी विदाउट रियली डूइंग एनीथिंग एल्स, जस्ट गो एंड सॉल्व अ पेपर, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपके इजीली 50% से ज़्यादा मार्क्स आएंगे, बिकॉज आप बहुत सारी काम की चीज़ें आप सीख चुके हैं। ठीक है, बहुत सारी काम की चीज़ें जो आपके पेपर में काम की होती हैं वो आप सीख चुके हैं। ठीक है, तो कॉमन सेंस अगर हमने यूज़ करोगे पेपर, अभी से तुम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, बट ऑब्वियसली वंस वी हैव गॉन थ्रू द एंटायर गाइड विल स्टार्ट सॉल्विंग सम क्वेश्चंस टू। अभी हम कल वाली क्लास में भी दोबारा से एटीपी डिस्कस करेंगे। फिर कोशिश मैं ये करूँगा कि गाइड उसमें पूरी डिस्कस कर लूँ। बट what I want you to do before the next class is I want you to go through from page number, so I want you to go through page number, क्योंकि इसमें आप लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो मैं एक एक इंस्ट्रूमेंट को गो थ्रू नहीं करना चाह रहा। सो आई वांट यू टू गो फ्रॉम पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 से लेके इसमें बहुत चीज़ें बहुत एक्सटेंसिव भी लिखी हुई हैं फालतू, क्योंकि जैसे मैंने मैंने पूरी गाइड खुद अपने हाथों से नहीं लिखी, कुछ चीज़ें मैंने अपने हाथों से लिखी हैं, कुछ चीज़ें मैंने डिफरेंट टेक्स्ट बुक से इधर उधर से उठाई हैं। सो इसको आप पेज नंबर 20 से लेके और पेज नंबर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स की रीडिंग्स लेने की प्रैक्टिस है यहाँ तक, पेज नंबर 42 तक जो है वो डिस्कस कर लो, अपना रीड कर लो। मैं कल कोशिश करूंगा कि एरर्स जो ज़्यादातर उसके क्वेश्चंस थोड़े बहुत ट्रिकी होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग, वो हमने पार्टिकल फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स वाला जो चैप्टर था उसके अंदर जो पहला चैप्टर था उसमें भी चीज़ें डिस्कस की थी, जीरो एरर क्या होता है, पैरेलक्स एरर क्या होता है, हम दोबारा डिस्कस करेंगे। पेज 42 से पेज 49 तक मैं आपके साथ कुछ चीज़ें गो थ्रू करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग एटीपी क्वेश्चंस एज वेल फ्रॉम नेक्स्ट वीक। ठीक है बच्चों, चले, अल्लाह हाफिज़।